डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 29। अब तक आपने पढ़ा। मम्मा आप आ गई, भव्य खुशी से चहकते हुए बोला। हाँ, मैं आ गई और देखो तुम दोनों के लिए मैं चॉकलेट भी लेकर आई हूँ। इतना बोल वह पर्स से चॉकलेट निकालकर उन दोनों बच्चों को दे देती है और सिया के बगल में जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ, तू इतनी सीरियस क्यों लग रही है? रिया सिया को देखकर बोली। कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। सिया बोली। अच्छा एक बात बता रिया, क्या तुझे एल्विस की याद नहीं आती? जैसे ही सिया इतना बोलती है रिया हैरान सी उसे देखने लगती है। अब आगे। जैसे ही सिया रिया से इस बात को बोलती है ठीक वैसे ही रिया की आंखें हैरान हो जाती हैं और वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेती हैं। एल्विस का नाम सुनते ही रिया के चेहरे पर दर्द की एक लकीरें छा जाती हैं और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों नज़रें फेर रही है? बता, क्या तुझे याद नहीं आती उसकी? क्या तेरा सच में मन नहीं करता एक बार उससे मिलने का और अपने बेटे को उसके पिता से मिलाने का? क्या भव्य जिद नहीं करता अपने पिता से मिलने के लिए? सिया रिया का चेहरा अपनी तरफ करके बोली। सिया की बात पर रिया कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस खामोश सी नज़रें झुकाए होती है। मुझे पता है तुझे उसकी याद आती है और 4 साल पहले भी तेरा दिल नहीं कर रहा था यहाँ आने का एल्विस को छोड़कर, मगर तुझे आना पड़ा मेरे कारण, हमारे परिवार के कारण। सिया धीमी आवाज में रिया से बोली। नहीं, मुझे उसकी याद नहीं आती है, वो बस मेरे बेटे का पिता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे उसे याद करने की या उसे याद कर रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं और भव्य हम दोनों ही उसके बिना खुश हैं और हम चारों ही एक दूसरे का परिवार है। हमें इस परिवार में किसी और की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रिया किसी तरह से आंखों में आ रही नमी को छुपा कर बोली। तू किससे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है? मुझसे या खुद से? अच्छी तरह से जानती हूँ, 4 साल पहले उसके साथ रहते हुए तुझे उससे प्यार हो गया था और तू चाहती तो बिना शादी किए भी आ सकती थी। एल्विस तुझे जबरदस्ती रोक नहीं पाता, मगर तूने वैसा नहीं किया क्योंकि तू भी उसे पसंद करती थी। तो फिर तू क्यों खुद को ऐसे तकलीफ देती है? सिया रिया की आंखों में देखकर बोली। हमने फैसला किया था सिया, हम कभी भी अपने बुरे पास्ट को याद नहीं करेंगे, न ही कभी उसके बारे में बात करेंगे। वो सब हमारा डार्क पास्ट था, एक ऐसा पास्ट जिसे हम याद नहीं करना चाहते हैं। तो फिर तू क्यों उसे याद कर रही है? जिस पास्ट से हम दोनों को बाहर निकलने में सालों लग गए, तू आज ऐसे इस तरह से उसी पास्ट को कैसे याद कर सकती है? ये गलत है सिया। क्यों तू अपने और मेरे, हम दोनों के जख्मों को ताज़ा कर रही है? तू वादा कर, अब वापस से तू कभी भी वो सब याद नहीं करेगी, ना ही उन लोगों को याद करेगी, उनका नाम भी नहीं लेगी। रिया सिया की आंखों में देखते हुए बोली। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ अब मैं वापस से कभी भी कुछ भी पुराना याद नहीं करूँगी, ना ही उस बुरे पास्ट के बारे में बात भी करूँगी। अब तो तू खुश है ना? सिया प्यार से रिया के गले लग बोली। रिया भी सिया को अपने गले से लगा लेती है और उन दोनों को ऐसे गले लगे देखकर दोनों बच्चे भव्य और आंसू दोनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे अरे, हम दोनों भी हैं मासी, मम्मा हमें भी गले से लगा लो, दोनों बच्चे एक साथ बोले, जिसे सुनकर दोनों लड़कियां उन दोनों को भी अपनी बाहों में भर लेती हैं। दूसरी तरफ लंदन। सर, हमारे इंडिया बाली कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मैनेजर से बात संभल नहीं रही है, उसके लिए अब आपको ही वहां पर जाना होगा। तो क्या आप वहां पर जाओगे कंपनी में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए? अलेक्जेंडर का असिस्टेंट उसे देखकर बोला। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अलेक्जेंडर हैरानी से बोला। सर, हमारी इंडिया बाली कंपनी के अकाउंट में काफ़ी सारी गड़बड़ी हुई है और इतना ही नहीं, कुछ एम्प्लॉय को उनकी सैलरी भी नहीं मिली है, जबकि अकाउंटर का कहना है उसने सभी की सैलरी भेज दी है, मगर एम्प्लॉय का बोलना है उन्हें 2 महीने से कोई सैलरी नहीं दी गई है। ना ही उनकी कंप्लेंट को सीरियस होकर लिया जा रहा है, जिस कारण वर्करों ने हड़ताल कर दी है और ये बात को मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा उछाल रही है। बात हाथ से बाहर जा रही है, हमें क्या करना चाहिए? असिस्टेंट सीरियस होते हुए बोला। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अलेक्जेंडर कुछ देर खामोश रहने के बाद बस इतना ही बोलता है। जैक तैयार करो, हम अभी इंडिया के लिए निकल रहे हैं, और हाँ, एल्विस को भी खबर कर दो, वो भी हमारे साथ ही जाएगा। इतना बोलकर अलेक्जेंडर असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा करता है और खुद कुछ सोचने लगता है। अलेक्जेंडर कुछ देर खामोश रहने के बाद खुद से बोला। आज तक मुझे धोखा देने का किसी ने ही नहीं सोचा और जिसने भी इतनी बड़ी हेर फेर की है उसने अपनी मौत को खुद ही न्योता दिया है।
तुम जो भी हो अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें अपने किए की सजा मिलकर रहेगी, और जो गलती तुमने की है उसकी बस एक ही सजा होगी, और वो सजा होगी मौत। इतना बोल अलेक्जेंडर गुस्से में ही अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बांध लेता है, कर किसी तरह से अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए खुद से ही बोला, एल्वस मेरे भाई, मुझे पता है तू इंडिया जाना चाहता था मगर कभी भी गया नहीं। हर बार तूने खुद को रोक लिया, पर अब और नहीं, अब तू मेरे साथ इंडिया जाएगा, मगर हम जल्दी से जाकर जल्दी ही वापस आ भी जाएंगे। एल्वस का ऑफिस। एल्वस अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर एल्वस बिना नजरें उठाए ही बोला, कम इन। एल्वस के कम इन बोलते ही बाहर से अलेक्जेंडर का असिस्टेंट केबिन के अंदर आता है और थोड़ा डरते हुए ही बोला, सर बॉस ने कहा है हम इंडिया जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं, तो आप जल्दी से चलने की तैयारी कर लीजिए। असिस्टेंट की बात सुनते ही एल्विस की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो वैसे ही हैरान होकर बोला, व्हाट? क्या लगता है अब आप सभी को? क्या एल्विस इंडिया जाने के लिए राजी हो पाएगा? एपिसोड 30। सॉरी सर, पर अलेक्जेंडर सर ने मुझसे यही कहा है, वो इंडिया जा रहे हैं और आप भी उनके साथ ही इंडिया जा रहे हो। असिस्टेंट अपना सर झुकाकर बोला। असिस्टेंट की बात सुनकर एल्विस सोच में पड़ जाता है, उसे इंडिया जाना चाहिए या नहीं। इसी उधेड़ बूंद में एल्विस परेशान हो जाता है। एक तरफ उसका दिल उसे बोल रहा था उसे इंडिया जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे गवाही दे रहा था उसे इंडिया नहीं जाना चाहिए। यही सब सोचकर वो धीरे से सामने खड़े असिस्टेंट को देखकर बस एक ही शब्द बोला, ऑक, और अपनी सीट से खड़ा होकर एल्विस वहां से मतलब केबिन से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में अलेक्जेंडर और एल्विस दोनों ही भाई अपने प्राइवेट जेट में बैठकर इंडिया के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड। सिया अपने होटल पहुंचती है और होटल आकर वो चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदल अपने सारे कलीग के साथ ही बैठ जाती है, क्योंकि अभी उसे किसी भी रूम में नहीं जाना था, ना ही कोई ऑर्डर लेकर, ना ही कोई सर्विस के लिए, जिस कारण वो भी सबके साथ बैठी हुई थी। यार सिया, एक बात बता, तुझे यहाँ पर करते हुए इतने साल हो गए, क्या तुझे डर नहीं लगता? कभी किसी क्लाइंट ने तेरी शिकायत कर दी और तुझे जॉब से निकालने के बारे में बोल दिया मैनेजर से, तब तू क्या करेगी? सिया के साथ ही काम करने वाली एक लड़की उसे देखकर बोली, मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ, कभी भी कुछ ऐसा नहीं करती जिससे कोई भी होटल में रुके लोगों को बुरा लगे। सिया काफी देर सोचकर बोली, वैसे तुझे नहीं लगता तुझे खुद के लुक पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए? कभी खुद को देखी है तूने? तू दिखती कैसी है? तुझे देखकर ही अच्छों को तुझ पर तरस आ जाए और वो तुझ पर खुद को तरस खाने से ना रोके। तू जिस तरह से रहती है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी हैंगर में कपड़े लटक रहे हो। इतना बोलकर वो लड़की और उसके साथ मौजूद कुछ और लड़कियां हंसने लगती हैं। उन सबको खुद पर हंसते हुए देखकर सिया को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो तो बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और कोई पलट जवाब नहीं देती है। सिया की यही आदत उसके साथ काम कर रही सारी लड़कियों को अच्छी लगती थी। सिया के साथ काम करने वाली सारी लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश थी, मगर एक वही थी जो दादी अम्मा की तरह रहा करती थी और हर किसी से प्यार से ही बात किया करती, फिर सामने वाला उसे 4 थप्पड़ ही क्यों ना मार दे। सिया तू काफी अच्छी है, आई लाइक यू, एक दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोली और वहां बाहर निकल जाती है। एक एक कर ऐसे ही सारी लड़कियां बाहर जाने लगती हैं। सिया भी अब वहां से बाहर निकल जाती है और एक ऑर्डर लेकर वो एक रूम की तरफ बढ़ जाती है, जिस रूम में उसे खाने का ऑर्डर लेकर जाना था। दूसरी तरफ रिया दोनों बच्चों को सुला देने के बाद अपना लैपटॉप खोलकर उसमें ऑफिस का काम करने लगती है। काम करते हुए ही उसके दिमाग में सिया की बोली गई बात आती है, जिसे याद कर वो खुद से ही बोली, नहीं, कभी भी नहीं, हम दोनों अब कभी नहीं मिल सकते हैं, किसी भी कीमत में नहीं मिल सकते हैं। मुझे आज भी याद है किस तरह से तुमने मुझे आखिरी बार बोला था, अगर गलती से भी हम कभी आपस में टकराए या आमने सामने आए तो फिर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मुझसे मेरा बेटा छीन लोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। भव्य मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है और मैं अपने बेटे को ऐसे ही तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, इसलिए हम दोनों का वापस मिलना पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी, ना ही अपनी इस छोटी सी फैमिली में जगह देने वाली हूँ। तुम बस एक बुरा बिता हुआ कल जो मेरे आज पर हावी नहीं हो सकता है, इसलिए मुझसे और मेरे परिवार से तुम्हारा दूर रहना ही सही होगा। यही सब सोचकर ही रिया अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर किसी का मेल आता है। उस मेल की आवाज़ सुनकर रिया अपनी आंखें खोलती है और उस मेल को पढ़ती है जो मिस्टर आहूजा का था, जिसमें उसने अपनी शादी से लेकर कुछ जरूरी बातें लिखी थी।
जिसे पढ़ने के बाद रिया उसे मेल कर बोली, हम कल सुबह 10 बजे किसी कॉफ़ी शॉप में मिलकर बात करते हैं। इतना लिखकर वो मेल सेंड कर देती है, जिसके जवाब में उसे तुरंत ही एक और मेल आता है जिस पर लिखा था और जिसे पढ़कर वो लैपटॉप बंद कर देती है और कमरे में बनी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगती है, जहां पर अनगिनत तारे चमक रहे थे, जिन्हें देखकर रिया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। और वो काफ़ी देर तक वैसे ही उन तारों को देखते रहने के बाद दोनों बच्चों के पास आकर सो जाती है। होटल में, सर मैंने सारे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो क्या मैं अब जाऊँ यहाँ से, मुझे और भी रूम क्लीन करने हैं। सिया अपना सर झुकाकर अपने सामने मौजूद एक कपल से बातें करते हुए बोली। हाँ, तुम जा सकती हो यहाँ से, उस कमरे में मौजूद वो कपल एक साथ बोला, जिसे सुनकर सिया हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से जाने लगती है। वेट, वो लेडी सिया को देख बोली, फिर अपने पर्स से एक 500 की नोट निकाल सिया के सामने कर बोली, तुम अब तक टिप के लिए ही रुकी थी ना? तुमने अच्छे से रूम को क्लीन किया है, ये लो अपनी टिप और यहाँ से जाओ, और हाँ याद रखना कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए, वो लेडी सिया को देखकर बोली। जिस मैडम, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। इतना बोल सिया उस नोट को उठकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। सिया जब रूम क्लीन कर वहां से जा रही होती है, तब उसे एक रूम के पास से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो। एक रूम के अंदर से एक लड़की के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही सिया हैरान हो जाती है। ये आवाज़ सिया के साथ ही काम करने वाली उसकी दोस्त रश्मि की थी, जिसे सुनकर सिया डर जाती है और जल्दी सी डोर के पास जाकर उस डोर को धक्का देकर खोल देती है। डोर अंदर से खुला हुआ था, जिस वजह से वो सिया के धक्का देते ही खुल जाता है। मगर जैसे है सिया अंदर आती है, ठीक वैसे ही अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। ऐसा भी क्या देख लिया सिया ने, जो अंदर के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आप सभी को क्या लगता है, क्या अलेक्जेंडर और एल्विस से सिया की मुलाकात हो पाएगी? क्या ये दोनों ही भाई इंडिया में उत्तराखंड ही आएंगे या कहीं और जाएंगे? एपिसोड 31। सिया जैसे ही कमरे का रूम खोलकर अंदर आती है, तो उसकी नज़र अंदर मौजूद इंसान पर पड़ती है। एक आधा उम्र का आदमी जो नशे में पूरी तरह से चूर हो चुका था। वो नशे की हालत में सिया की दोस्त रश्मि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। रश्मि के शर्ट की बाजू भी एक तरफ से फटी हुई थी और वो बूढ़ा आदमी रश्मि को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था और रश्मि जोरों से चिल्लाते हुए किसी को अपनी मदद के लिए बुला रही थी। ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखकर सिया की आंखें डर से भर जाती हैं और उसे आज से ठीक 4 साल पहले की घटना याद आ जाती है, जब ऐसे ही अलेक्जेंडर ने उसे बर्बाद कर दिया था और उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जिस कारण उसकी जान लगभग जा ही चुकी थी और उसका सारा बदन पूरे 2 महीने तक पट्टियों में लिपटा रहा और उस एक हादसे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उस हादसे को याद कर सिया डर जाती है और डर के कारण उसका सारा बदन कांपने लगता है। सिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो किसी तरह से खुद को शांत कर जल्दी से अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नज़रें पास ही रखे एक बांस पर पड़ती है, जिसे देखते ही सिया जल्दी से उस बांस को उठा लेती है और उस आदमी के पास जाकर उसके सर पर जोर से वार करती है, जिसके ऐसा करते ही उस आदमी की तेज चीख निकल पड़ती है। दूसरी तरफ होटल में ही एक लड़का, जिसने बैटर की ड्रेस पहन रखा था, उसके हाथ में एक ट्रे था और उस ट्रे में एक बड़ी सी रेड वाइन की बोतल और 2 पैक बन हुए थे। वो अपनी नज़रों को चारों तरफ करते हुए ही सामने से आ रही एक लड़की को देखकर बोला, आध्या क्या तुझे सिया कहीं पर दिखी? वो कहाँ पर है? नहीं, मुझे नहीं दिखी वो, पर मुझे लगता है ज़रूर वो किसी रूम को क्लीन करने गई होगी या किसी का ऑर्डर लेकर गई होगी। क्या हुआ, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? आध्या उस लड़के को, जिसका नाम राहुल होता है, उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अगर वो दिखे तो उसे बोलना, राहुल उसे पूछ रहा था। इतना बोल राहुल वहाँ से एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ जाता है, तो आध्या वो भी वहाँ से चली जाती है। राहुल वहाँ से सीधे एक प्राइवेट रूम में जाता है और अंदर मौजूद लोगों को वाइन सर्व कर वहाँ से बाहर निकलकर रूम के बाहर ही खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद अंदर से उसे आवाज़ आती है और उसे बिल लाने के लिए बोला जाता है, जिसे सुनकर वो जल्दी से उनका बिल लेकर आता है और बिल लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। राहुल की नज़र हर तरफ सिया को ही ढूंढ रही होती है, जिस कारण वो सामने से जा रहे एक लड़के को देखकर बोला, क्या तुझे सिया कहीं पर भी दिखी क्या? मैं कब से उसे देख रहा हूँ मगर वो मुझे दिखी नहीं रही है। कौन सिया? उसे तो मैनेजर सर ने, वो ओल्ड कपल है ना, उनके रूम को क्लीन करने के लिए भेजा था।
वो वहीं पर होगी। इतना बोलकर युग भी वहां से चला जाता है। राहुल अपना सर खुजाते हुए खुद से बोला, आज तो मुझे सिया से बात करनी ही होगी और उसे भी मेरी बात का जवाब देना ही होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। इतना बोल वह लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। रूम नंबर 516। आउच लड़की, तूने मुझे मारा। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे मारे। रुक, अब मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ और तुमने किसे मारी हो। वो आदमी गुस्से में ही सिया की तरफ पलटकर उसे गुस्से में घूरते हुए देखकर बोला। उस आदमी की बात सुनकर सिया डर जाती है तो रश्मि वो भी जल्दी से भागकर सिया के पास जाती है और झट से उसके बगल में खड़ी होकर डर भरी नजरों से उस आदमी को देखने लगती है जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। अब हम क्या करेंगे सिया? रश्मि डरते हुए ही बोली। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या करे। सिया भी डरते हुए ही बोली। ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, क्या करे, चल भाग यहाँ से। दोनों लड़की एक साथ ही बोली और जैसे ही वो दोनों वहां से भागने के लिए डोर की तरफ भागती है, मगर इससे पहले वो दोनों वहां से भाग पाती उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी जिसका अब तक सारा नशा उतर चुका था वो रश्मि का एक हाथ पकड़ लेता है, जिस कारण वो दोनों ही भाग नहीं पाती है और रश्मि डर के कारण रोने लगती है। अब कहाँ जाएगी भागकर लड़की, अब तो तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये बोलते हुए ही वो रश्मि को अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर पहले से डरी सहमी रश्मि और भी ज्यादा डर जाती है। तो सिया उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। सिया मुझे बचा इस घटिया आदमी से, रश्मि रोते हुए चिल्लाए। छोड़ दो उसे वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। सिया अपना मोबाइल निकाल उसमें पुलिस का नंबर डायल कर बोली। तुझे क्या लगता है मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा? वो आदमी हंसते हुए बोला। ठीक है मत डरो, मैं कर रही पुलिस को कॉल। इतना बोलकर सिया मोबाइल पर कॉलिंग पर टच कर देती है। पुलिस को कॉल जाते देखकर वो आदमी अब डरने लगता है और इससे पहले वो आदमी कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई। हेलो उत्तराखंड पुलिस चौकी से, मैं इंस्पेक्टर रामपाल, कहिए क्या कंप्लेंट करनी है आपको? जैसे ही उस आदमी के कानों में वो आवाज पड़ती है ठीक वैसे ही वो डर जाता है। एपिसोड 32। सिया भी इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर हैरान होती है। उसने तो कॉल सिर्फ उस आदमी को डराने के लगाया था, मगर उसे नहीं पता था इंस्पेक्टर सच में उसका कॉल रिसीव कर लेगा। हेलो हेलो, क्या हुआ बोलिए, घबराइए नहीं, जो भी बात है साफ साफ बताइए। आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। दूसरी तरफ से वापस से उस इंस्पेक्टर की आवाज आई। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर सिया होश में आती है और उस आदमी की तरफ देखकर बोली। इंस्पेक्टर सर, मैं सिया में गोल्डन स्टार होटल में रूम क्लीनर और वेट्रेस का काम करती हूँ। एक आदमी मेरी दोस्त के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सिया इस बात को बोलती है ठीक वैसे ही वो बूढ़ा आदमी डर जाता है और डर के कारण जल्दी सी रश्मि का हाथ छोड़ देता है। ये देखकर रश्मि भी एक जोर का लात उस आदमी के दोनों पैरों के बीच में मारती है और भागकर सिया के पास चली जाती है। तो वो आदमी दर्द सी वैसे ही तड़पते हुए गुस्से और डर दोनों में ही सिया और रश्मि दोनों को देख रहा था। इंस्पेक्टर जल्दी से आइए, हमें इस आदमी से बचाइए, रश्मि रोते हुए ही बोली और कॉल कट कर दी। कॉल कट होते हैं रश्मि सिया के गले लग बोली, थैंक यू सिया, अगर यहाँ पर नहीं आती तो ये आदमी पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर बैठता, पर शुक्र है जो तू आ गई। फिर उस आदमी को गुस्से में देखते हुए ही बोली, अब इस आदमी को तो इसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। इतना बोल रश्मि सिया का हाथ पकड़ कमरे से बाहर भाग जाती है। क्योंकि वो आदमी बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, दोनों लड़की जल्दी से बाहर निकल रूम बाहर से लॉक कर देती हैं। बाहर से रूम लॉक कर दोनों जैसे ही चैन की सांस लेती हैं, दोनों को किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। सिया, रश्मि, तुम दोनों साथ में क्या कर रही हो? राहुल, तुम? उस आवाज को सुनकर दोनों ही लड़कियां पीछे पलटकर अपने सामने खड़े राहुल को देखती है और उसे देखकर एक साथ हैरानी में बोली, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों चौंक गई? और रश्मि, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हैं? राहुल रश्मि को हैरानी सी देखकर बोला, मैं तो बस यहाँ पर ऑर्डर लेकर आई थी। जब मैं ऑर्डर रखकर वापस जाने लगी तब उस बूढ़े ने कहा कमरे की सफाई कर दो, तो मैं सफाई करने लगी, मगर वो तो सफाई का बहाना बनाकर मेरे साथ। इतना बोलकर रश्मि रोने लगती है, जिसे रोते हुए देखकर सिया जल्दी से उसे अपने गले में लगा लेती है। तभी अंदर से दरवाजा पिटने की आवाज आती है, जिसे सुनकर राहुल बोला, तुम दोनों जाओ और मैनेजर को बुलाकर लाओ, इस तरह के बूढ़ों को तो अच्छे से सबक सिखाना ही चाहिए। राहुल गुस्से में बोला, हाँ मैं अभी मैनेजर सर को बुलाकर लाई, वैसे भी हमने पुलिस को कॉल भी कर दिया है, वो जल्दी ही आ जाएगी। रश्मि बोली, ये तुम दोनों ने सही किया, राहुल खुद होकर बोला।
कुछ ही देर में दोनों लड़कियां मैनेजर को वहां पर बुलाकर ला लेती हैं। साथ ही इंस्पेक्टर भी वहां पर आ जाते हैं। पुलिस उस बूढ़े को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जिसे वहां से जाते हुए देखकर रश्मि चैन की सांस लेती है। सिया, रश्मि, मैं ये नहीं बोलूँगा तुमने पुलिस को बुलाकर कुछ गलत किया, मगर पुलिस का यहाँ पर आना हमारे होटल की रेप्यूटेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे से ध्यान रखना और अब से केयरफुल होकर काम करना, इसमें ही तुम लोगों की भलाई है, क्योंकि यहाँ पर ये सब होना आम बात है और तुम इसे अच्छी तरह से जानती हो। यहाँ पर आने वाले अमीर लोग खुद को यहाँ का मालिक समझ बैठते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी को भी खरीद सकते हैं अपने पैसों के बलबूते पर, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें खुद ही कोई रास्ता सोचना होगा, मैनेजर उन दोनों लड़की को समझाते हुए बोला। होटल का मैनेजर काफ़ी अच्छा है और वो अपने सारे एम्प्लॉय से अच्छी तरह से बात करता है और सभी को प्यार से एक परिवार की तरह ही रखता है, मगर गलती करने वालों को उसकी सजा भी देता है। जी सर, हम आगे से सारी बातों का ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे आगे से कभी भी हम यहाँ पर पुलिस को न बुलाए। सिया बोली। ठीक है, तुम लोग जाओ और अपना काम करो, मैनेजर बोला और वहाँ से चला गया। मैनेजर के जाते ही राहुल बोला, वैसे ये जो रात की शिफ्ट होती है वो ज़्यादा हेडेक भरी नहीं होती हैं। रात में सारे ठहरे हुए लोग आराम से सो जाते हैं और काफ़ी कम लोग ही ऑर्डर वगैरह बुलाकर हम लोगों को परेशान करते हैं, या फिर जब कोई अमीर लोग होटल रूम में अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल प्लान करते हैं तब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर जो भी हो, जितनी आरामदायक रात की शिफ्ट होती है वो दिन की नहीं होती है। हाँ, बात तो तेरी सही है, रश्मि मुस्कुराते हुए बोली। मैंने सुना है कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है हमारे होटल में। सिया बोली, नहीं, कोई नहीं आ रहा, ये बस उल्टी हुई खबर है जिसे किसी ने फैला दिया। राहुल हंसते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर दोनों लड़की हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक साथ काफ़ी सारी मर्सिडीज आकर रुकती है और अंदर एयरपोर्ट से अलेक्जेंडर और एल्वस दोनों ही भाई अपने ब्लैक बिजनेस सूट पहने बाहर निकलते हैं। दोनों इस समय काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नजर आ रहे थे। मुंबई में आधी रात हो चुकी थी, इसलिए ज़्यादा भीड़ भी उस जगह पर मौजूद नहीं थी, शिवाय एयरलाइंस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों के अलावा। दोनों भाई सीधे जाकर अपनी कार में बैठते हैं और उनकी कार हवा में बातें करते हुए ही वहां से चली जाती है। कार के अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मागर्म था। मैनेजर पैसेंजर सीट पर बैठा सारे हालातों के बारे में बता रहा था और दोनों भाई उसकी बातों को सुन रहे थे। कुछ घंटों में ही उनकी कार एक ऊंची बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है। मैनेजर जल्दी से बाहर निकलकर दोनों भाई के लिए कार का डोर खोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो दोनों बाहर निकल सीधे बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों लिफ्ट से होकर एक फ्लोर पर जाते हैं, ठीक वैसे ही उन्हें बाहर ही काफ़ी सारे एम्प्लॉय दिख जाते हैं, जो उन दोनों ही भाई को उम्मीद भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। देखिए, कंपनी के बॉस आ चुके हैं और अब वो आप सबकी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व कर देंगे, इसलिए आप सब शांति बनाए रखें, मैनेजर जल्दी से आगे आकर बोला और उन दोनों को बड़े से मीटिंग रूम में ले गया, जहां पर कंपनी में काम करने वाले सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर मौजूद थे। उन दोनों भाई की एंट्री जैसे ही उस मीटिंग हॉल में होती है, अंदर मौजूद सभी सांसें अटक सी जाती है। एपिसोड 33। जैसे ही दोनों भाई मीटिंग रूम में एंटर होते हैं, ठीक वैसे ही उन्हें देखते से ही अंदर मौजूद लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उनकी आंखों में दहशत साफ नजर आने लगती है। हर कोई जानता था ये दोनों ही भाई माफिया किंग है और इनके आगे कभी कोई बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इन दोनों भाई किस्से सिर्फ विदेश ही नहीं बल्कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हर कोई इन्हें इनकी दरिंदगी के लिए जानता था। दोनों ही भाई मीटिंग रूम में आकर सीधे अपनी प्रेसिडेंट की चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी चिल जैसी नज़रों को सबकी तरह कर देखने लगते हैं। अंदर मौजूद लोगों को डराने की तो इन दोनों की हरी और नीली आंखें ही काफ़ी थी, मगर उनकी चिल सी नज़रों को खुद पर महसूस कर अंदर मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों ही भाई उनकी जान अपनी इन नज़रों से ही ले लेंगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों की तरफ नज़रें उठाकर भी देखने की, इसलिए सब अपनी नज़रें झुका लेते हैं। एल्वस हाथ के इशारे से ही मीटिंग शुरू करने का बोलता है वह, जिसका इशारा पाकर एक लड़की अपनी जगह से खड़ी होती है। वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर नजर आ रही थी। उसने पिंक कलर का बिजनेस सूट पहनी हुई थी और उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई भी उसे देखते से ही उसका कायल बन जाए। हेलो प्रेसिडेंट सर, मैं रवीना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की सीनियर मैनेजर।
मेरे नीचे करीब 500 एम्प्लॉय काम करते हैं और सभी काफ़ी मेहनती है और अपने वक्त के प्रति डेडिकेट भी, मगर पिछले 2 महीनों से मेरे अंडर काम करने वाले कुछ एम्प्लॉय का कहना है उन्हें उनकी 2 महीने की सैलरी नहीं दी गई है, ना ही उन्हें किसी भी तरह का बोनस दिया गया है। जब मैं इस बात का पता लगाने के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट गई, तब अकाउंटर का बोलना है उसने तो सभी की सैलरी महीने के 7 तारीख को ही उनके अकाउंट में डाल दी है, पर एम्प्लॉय का बोलना है उन्हें पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई है। अगर कोई एक इस बात को बोलता तो मैं शायद उसे ये मान लेती वो झूठ बोल रहा है, मगर 200 एम्प्लॉय का ये कहना है, इसे मैं कैसे झूठ मान लूँ? प्लीज़ सर हेल्प मी। रवीना अपनी आस भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली। हेलो सर, मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का मैनेजर मयंक हूँ और मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। सर कितने ही एम्प्लॉय ऐसे हैं रैंट से रहते हैं, अपने घर परिवार और अपनों से दूर रहते हैं, जो अपनी सैलरी पर ही डिपेंड है, और अगर उन्हें सैलरी है नहीं दी गई तो फिर वो लोग क्या करेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? ऐसे ही एक एक कर सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर उन्हें अपनी परेशानी बताने लगे। दोनों भाई आराम से बैठे सबकी परेशानी को सुन रहे होते हैं और सारी बातों को गौर से सुनने के बाद, कंपनी में सारे अकाउंट कौन मैनेज करता है? अलेक्जेंडर अपनी भारी और डेंजर वॉइस में बोला। मैं करता हूँ सर, और मैं सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। अपनी टीम के साथ एक आदमी अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला। मुझे सारे अकाउंट की डिटेल अभी चाहिए और ध्यान रहे कुछ भी छूटे ना। एल्विस घूरकर उस आदमी को देखकर बोला, और कुछ ही देर में उन दोनों के पास अकाउंट से जुड़ी सारी फाइल होती हैं, साथ ही वहाँ पर सारा डाटा भी होता है। नॉनसेंस, अलेक्जेंडर गुस्से में उस फाइल को जमीन पर पटकते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनते ही हर कोई डर जाता है। इन फाइल में पिछले 2 महीने की कोई डिटेल क्यों नहीं है? 2 महीने से हुआ प्रॉफिट और एम्प्लॉय को दी गई सैलरी कुछ भी मेंशन क्यों नहीं है? इनमें एल्विस गुस्से में बेहद डरावनी आवाज़ के साथ ही चिल्लाया। एल्विस और अलेक्जेंडर दोनों ही भाई काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे, जिन्हें ऐसे गुस्से में देखकर सबकी जान अपने हलक में है अटक सी गई थी। 200 करोड़ का घपला किसने किया? अलेक्जेंडर बस एक लाइन में बोला। जैसे ही सब 200 करोड़ का नाम सुनते हैं सब दम रह जाते हैं। कौन है वो कॉर्पोरेट जिसने इस कंपनी के अंदर रहते हुए कंपनी से गद्दारी की है? एल्विस बोला। उन दोनों की बात सुनकर सब एक दूसरे को शक भरी नज़रों से देखने लगते हैं। तब अलेक्जेंडर अपने पॉकेट से अपनी गन निकाल उसे खिलौने की तरफ खेलने लगता है, जिसे देखकर अंदर मौजूद लोग डर से कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड, रिया दोनों बच्चों को ही हक कर सो रही होती है, तभी नींद में ही उसके कानों में कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं। आई हेट यू हनी, आई हेट यू। अब कभी भी मुझे अपनी शकल मत दिखाना, चली जाओ मेरी जिंदगी से और कभी लौटकर वापस न आना। इन आवाज़ को सुनकर वो बेचैन होने लगती हैं और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। अचानक से रिया को एक बुरा सपना आने लगता है जिसमें वो देखती है उसके बेटे को कोई उससे दूर लेकर जा रहा है। वो जोरों से अपने बेटे को आवाज़ लगा रही है, उस रोकने की कोशिश कर रही है, मगर किसी ने उसके बेटी को उससे दूर लेकर चला गया। ये देखते ही वो जोरों से चीख पड़ी, भव्य। इतना बोलते ही रिया झट से उठकर बेड पर बैठ जाती है और जोरों से हाँफने लगती है। रिया का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था और उसका शरीर डर के मारे कांपे भी जा रहा था। वो डर भरी नज़रों के साथ ही बेड पर सो रहे दोनों भाई बहन को देखती है, जिन्होंने एक दूसरे को हक किया हुआ था और सोते हुए वो काफ़ी ज़्यादा मासूम और प्यारे नजर आ रहे थे। भव्य दिखने में एकदम अपने पिता की तरह ही दिखता था, मगर आंसू वो सिया की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। जब रिया और सिया इंडिया आने के बाद अपना आश्रम छोड़कर आ रही थी, तभी उन्हें आश्रम के बाहर एक नवजात बच्ची मिली थी, जिसे सिया ने गोद ले लिया था और उसे प्यार से आंसू नाम दिया था। सिया और रिया दोनों ही उन दोनों बच्चों से एक जैसा प्यार करती हैं और कभी भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। इन दोनों के पास जीने की बस यही वजह थी, ये 2 बच्चे, जिनके लिए ही तो वो दोनों इतनी मेहनत करती हैं। जब रिया घर में रहकर बच्चों की देखभाल करती तब सिया बाहर जाकर काम करती, और जब सिया घर पर रहती तब रिया काम करती। ऐसे ही दोनों बहनें अपनी जॉब भी करती और बच्चों के साथ रहकर उन्हें प्यार भी देती। रिया डरते हुए ही खुद से बातें करते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। तुम मेरे बेटे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे हो। भले ही मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम दिया है, मगर तुम अपने पिता की तरह कभी भी नहीं बनोगे। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, न कि कोई गुंडा मवाली। तुम भले अपने पिता की तरह दिखते हो, मगर तुम्हारे अंदर उसके कोई भी गुण नहीं आने चाहिए।
तुम मेरे प्यारे सी बेटे हो और हमेशा रहोगे। तुम और आंसू, तुम दोनों ही तो हम दो बहनों के जीने का सहारा हो। हमारे बुढ़ापे की लाठी हो, तुम्हें हम कैसे खुद से दूर जाने दे सकते हैं। हम दोनों ही तुम दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। सिया से तो कोई भी आंसू को दूर नहीं करेगा, क्योंकि सिया ने उसे गोद लिया है और वो सिया की है बेटी है। मगर भव्य, क्या भव्य को कोई उससे दूर ले जाएगा? ये ख्याल दिल में आते ही रिया का दिल दर्द से तड़प उठता है और वो जल्दी से ही अपने बेटी को जोर से हग कर लेती है। भव्य के साथ ही वो आंसू को भी हग कर लेती है। रिया का एहसास पाकर दोनों बच्चे भी उसे नींद में है हग कर लेते हैं और उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर रिया भी मुस्कुराए और दोनों बच्चों के माथे को चूमकर खुद से बोली, तू भी ना क्या क्या सोच रही है? सारी गलती उस सिया की ही है। अगर वो इल्विस का नाम ना ली होती तो कभी भी रिया को ये सब ख्याल ना आए होते। वो कभी नहीं आएगा रिया, वो तेरे पास तेरे लिए कभी नहीं आएगा। वो क्यों तुझे याद करेगा और क्यों तेरे पास आएगा, जबकि उसे तो तुझसे भी बेहतर और सुंदर लड़की मिल चुकी होगी। तो फिर वो तुझे क्यों याद रखेगा? क्या पता उसने दूसरी शादी कर ली हो, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ गई हो। कुछ भी हो सकता है। कोई भी कभी भी किसी की रुकता नहीं है, तो फिर वो क्यों मेरे लिए रुकेगा और क्यों मुझे प्यार करेगा, जब मैंने खुद उसका दिल तोड़ा और उसे छोड़कर इंडिया वापस आ गई। अगर मैं चाहती तो उससे बात भी कर सकती थी, उसे अपने पास बुला सकती थी, मगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने तो मुझे दिल से अपनाया और अपनी गलती की माफ़ी मांगकर मेरे साथ रहना चाहा, मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने पास रखना चाहा, मगर मैंने ही उसे छोड़ दिया और उसे छोड़कर यहाँ आ गई। और अगर इतना सब होने के बाद उसने किसी और से शादी कर लिया हो या फिर कोई और लड़की उसकी ज़िंदगी में आई हो, तो ये कोई भी बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। यही सब सोचकर रिया दुखी होकर खुद से बोली, क्या सच में तुम्हें एक बार भी मेरी याद तक नहीं आई? क्या तुमने सच मुझे भुला दिया? ये बोलते हुए ही उसकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें आ जाती हैं, जिन्हें वो जल्दी सी साफ भी कर लेती हैं और काफ़ी कुछ सोचते हुए ही लास्ट में वो सो जाती हैं। होटल में रात काफ़ी हो चुकी थी। होटल में मौजूद सारे गेस्ट सो चुके थे और जो डिनर के लिए आए हुए थे वो सब भी कब के जा चुके थे और अब होटल में एकदम शांति फैली हुई थी। सारे एम्प्लॉय भी स्टाफ रूम में चेयर पर बैठे आराम कर रहे थे, क्योंकि किसी के भी पास अभी कोई काम नहीं था। न ही किसी को रूम क्लीन करने के लिए जाना था, न ही किसी का ऑर्डर लेकर जाना था, जिस कारण हर कोई आराम से सो रहा था और सिया वो भी अपनी चेयर पर बैठी हुई ही सो रही थी। और ऐसे ही कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। जैसे ही दिन निकला, मैनेजर की आवाज़ सबके कानों में पड़ी, जो एक डिवाइस के थ्रू आ रही थी, जो स्पेशली इन सभी को जगाने के लिए ही थी। गाइज, दिन निकल चुका है, जल्दी से सब अपने अपने कामों में लग जाओ। मैनेजर की आवाज़ से सारी लड़कियां जाग जाती हैं और सारी ही अपने अपने कामों में लग जाती हैं। सुबह के 4:30 बज रहे थे और उनकी शिफ्ट बस 8 बजे तक की ही थी, इसलिए उन्हें और कुछ घंटे की जॉब करनी थी, जिस कारण सारी लड़कियां जल्दी से कामों में लग जाती हैं। मुंबई मीटिंग काफ़ी लंबी चल रही थी और उसे चलते हुए दिन निकल चुका था और कॉर्पोरेट जासूस भी पका गया था। तभी मीटिंग हॉल में तेज गोली के चलने की आवाज़ सबके कानों में सुनाई पड़ती है, जिसके सुनाई देते ही वहां पर एक तेज चीख भी सबके कानों में पड़ती है और सारे ही लोग जो अंदर मौजूद थे वो डर जाते हैं और डर की वजह से कांपने भी लगते हैं। एपिसोड 34 धोखा। फरेब चालाकी सख्त नफरत है मुझे इन शब्दों से। तुम लोगों ने मिलकर ना ही कंपनी को धोखा दिया, बल्कि कंपनी के अकाउंट में हेर फेर की, इतने सारे एम्प्लॉय के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, फेक अकाउंट बनाकर उन पर पैसों को भेजकर इतने सारे लोगों के साथ उनकी काम करने के पैसन के साथ खिलवाड़ किया। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। हमारी नज़रों में गुनाह करने वालों के लिए बस एक ही सज़ा है, वो सज़ा है, मगर फिक्र मत करो, तुम लोगों को सज़ा हम नहीं बल्कि कानून देगा। सारी जिंदगी जेल की 4 दीवारों में ही अब तुम लोगों का सारा जीवन बीतेगा और अब तुम्हारे घर वाले सड़कों पर भीख मांगने का काम करेंगे। तुम लोगों ने जो किया उसकी कोई भी माफ़ी नहीं होगी, ना ही तुम्हें कोई माफ़ी मिलेगी। एल्विस अपनी गुस्से से भरी आवाज़ में बोला, इन लोगों को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो और ध्यान रहे इन पर कंपनी को धोखा देने, पैसों की हेर फेर करने, साथ ही इतने सारे एम्प्लॉय के भविष्य के साथ खेलने, सभी के आरोप लगने चाहिए। ये लोग कभी भी जेल से बाहर ना आ पाए, इसका सारा इंतजाम करो। अलेक्जेंडर अपनी डार्क वॉइस में अपने पीछे खड़े गार्ड से बोला, सर हमें माफ़ कर दीजिए, सर माफ़ कर दीजिए, आगे से हम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे।
एक बार माफ कर, हमें। जमीन पर बैठे 4 आदमी दोनों भाई के पैरों पर गिरे, उनसे माफी मांगते हुए बोले, मगर गार्ड उन्हें वहां से खींचते हुए ले जाते हैं। अब हर किसी को मालूम हो चुका था, कंपनी में काम करने वाले ही HR डिपार्टमेंट में काम करने वाले मैनेजर और दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर ने मिलकर किस तरह कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के फेक अकाउंट बनाए और उन पर पैसे ट्रांसफर कर कितना बड़ा घोटाला किया। सारी सच्चाई सभी के सामने आने के बाद जो पैसों का घोटाला हुआ था, उन पैसों को वापस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया और सारे एम्प्लॉय को भी उनके पैसे दे दिए गए। जो 2 महीने की सैलरी उन्हें नहीं मिली थी, वो सैलरी उन्हें मिल चुकी थी। इन्हीं सब के चलते कब अगला दिन हो गया और सुबह के 10 बज गए, पता ही नहीं चला। सारा मैटर सुलझा लेने के बाद दोनों ही भाई अपने होटल चले जाते हैं। उत्तराखंड। हेलो मिस्टर आहूजा, आई होप कि मैं लेट नहीं हुई यहाँ पर आने के लिए। रिया मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे कपल को देखकर बोली, नहीं मिस रिया, आप लेट नहीं हुई है, बल्कि हम भी जस्ट अभी ही आए हैं। वैसे हम कॉफी पीते हुए बात करते हैं। इतना बोल मिस्टर आहूजा बेटर से 2 कॉफी और एक पेस्ट्री का ऑर्डर करते हैं। आप मिस्टर आहूजा बताइए, आपने वेडिंग के लिए किस लोकेशन को सिलेक्ट किया है और किस तरह आप शादी प्लान करना चाहते हो? एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ, होने वाली मिसेस आहूजा बोली। और रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर और मिसेस आहूजा। रिया उन्हें बधाई देते हुए बोली, थैंक्स। मिसेस आहूजा बोली, हम वेडिंग को काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड बनाना चाहते थे, मगर प्रेगनेंसी की वजह से मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं होती है, इसलिए हमने डिसाइड किया है हम हमारी शादी नॉर्मल तरीके से एकदम सादगी के साथ करेंगे, जिस पर कुछ लिमिटेड लोग ही इनवाइट होंगे। और हमने शादी की लोकेशन भी देख लिए है, मिसेस आहूजा बोली। वाओ दैट्स ग्रेट। अगर आपने शादी की लोकेशन देख ली है तो और आपने बिल्कुल सही सोचा, इस हालत में आपका ज़्यादा भागा दौड़ करना सही नहीं होगा आपके और आपके बेबी दोनों के लिए। हाँ, इसलिए हमने वेडिंग के लिए होटल देख लिया है और हाँ पर सारी तैयारी आपको देखनी होगी, सब सही से हो रहा है या नहीं। वैसे भी आप ही हमारी होस्ट, मेरा मतलब शादी की होस्ट करने वाली हो मिस रिया। मिस्टर आहूजा कॉफ़ी की शिप लेते हुए बोले। इस तरह ही वो लोग आपस में बात करते हैं और शादी की डिस्कशन करते हैं। ऐसे है 2 दिनों तक रिया को ज़रा सा भी आराम नहीं मिलता है। उसे है शादी की सारी तैयारी ही भी देखनी थी, बल्कि उसे होस्ट भी करनी थी, जिस वजह से वो काफ़ी मेहनत करती है। और फाइनली शादी वाला दिन भी आता है, जहां पर वो लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से होस्ट करती हैं और मिस्टर एंड मिसेस आहूजा दोनों की ही शादी काफ़ी अच्छी तरह से हो जाती है। शादी होस्ट करने के बाद रिया अपने घर लौट आती हैं। जब तक रिया घर लौट कर आती हैं, तब तक रात के 10 बज चुके थे। तू आ गई सिया, रिया को देखते ही बोली। फिर वो उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी देते हुए बोली, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही थक चुकी हैं। हाँ यार, जब भी कोई शादी होती है तब काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ करनी पड़ती है और हर चीज़ का ध्यान मुझे और मेरी टीम को रखना होता है, जिस कारण थकान तो हो जाती है। मगर तू बता, तू आज होटल नहा गई? रिया सिया को देखकर बोली, तू घर नहीं आई थी और तुझे तो पता है हम बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने मैनेजर सर को कॉल कर बोल दी आज मैं 12 बजे आऊँगी, तो तू फिक्र मत कर। सिया बोली, हम ठीक है, मैं तो सच में थक गई, अब मैं जा रही सावर लेने, तू भी तब तक नींद ले। इतना बोल रिया बेडरूम में चली जाती है और सिया भी अलार्म लगाकर सो जाती है। बहुत जल्दी ही होने वाला है एल्विस का सामना। रिया से क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। एपिसोड 35। सिया जब तक होटल पहुंचती है तब तक रात के 12 बज चुके थे। जब वो ऑटो से उतरकर अंदर जा रही थी तभी उसे बाहर ही रश्मि और राहुल दोनों ही दिख जाते हैं। सिया तू आ गई, अच्छा हुआ जो तू आ गई, अब हम सब साथ में ही अंदर चलते हैं। इतना बोल रश्मि सिया का हाथ पकड़ लेती हैं। फिर वो तीनों ही अपने कार्ड से अपनी एंट्री रजिस्टर करते हैं और साथ में ही अपने काम पर जाने लगते हैं। अरे रुको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? राहुल भागते हुए उनकी तरफ आते हुए बोला, क्या तू भूल गया, तुझे दूसरी तरफ जाना है और हमें दूसरी तरफ जाना है। हमारा काम सेम है, हम वेटर और रूम क्लीनर है, पर भूल मत हमें साथ में गोसिप करने की परमिशन नहीं है। रश्मि राहुल को देखकर बोली, अरे यार तू भी ना इतना बोलकर राहुल वहां से चला जाता है और दोनों लड़कियां भी वहां से चली जाती है। जब वो दोनों कपड़े चेंज करने चेंजिंग रूम में जाती हैं तब वहां पर 2 लड़कियां बातें करते हुए बोली, मैंने सुनी आज हमारे होटल में कोई स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो हमारे होटल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ मैंने भी सुनी और मुझे पता चला है वो गेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और रिच भी है। हाँ मैंने भी यही सुना है। डेट्स गुड, अब मैं उस अमीर और रिच आदमी को अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली हूँ।
टिया इतराते हुए बोली। मगर मैंने सुना है वो लोग काफी ज्यादा डेंजर है, अगर उसे गुस्सा आया तो वो किसी की जान भी ले सकता है। राधिका डरते हुए बोली। शट अप राधिका, टिया की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि मुझे देखते ही वो जो कोई भी हो मेरा दीवाना आराम से हो जाएगा। वैसे भी आज तक टिया की नज़र जिस पर भी गई उसने उसे हासिल करके रहा है। टिया काफी घमंड के साथ बोली। ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी वो हैंडसम आदमी चाहिए और मैं भी उसे अपने बेड तक लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, राधिका भी इतराते हुए बोली। जस्ट शट अप, वो मेरा शिकार है, टिया बोली। ठीक है, एक को तू रख ले, दूसरे को मैं रख लूंगी। एक बार वो हमारे हुस्न के जाल में फंस गए, उसके बाद हमें अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो दोनों लड़की एक दूसरे को हाई फाई करते हुए बोली। सिया और रश्मि दोनों की बातों को चुपचाप सुनती है और अपने कपड़े बदलकर वहां से बाहर जाने लगती है। सिया रुको, टिया उसे देखकर बोली। हाँ बोलो ना टिया, क्या बात है? सिया मुस्कुराकर बोली। एक बात बताओ, हम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है, राधिका या मैं? टिया सिया को रोककर बोली। आप दोनों हैं सुंदर हो और आप दोनों की सुंदरता अपनी अपनी है, इसमें मैं कैसे बता सकती हूँ कौन ज्यादा सुंदर है और कौन नहीं? सिया इतना बोली और शांत हो गई। सिया ने आज पहली बार इतनी लंबी लाइन बोली थी, वरना वो तो बस सबसे हाँ या ना में ही बात किया करती थी। अच्छा ठीक है, चलो हम सब मैनेजर सर के पास चलते हैं, उन्होंने सारे स्टाफ को बुलाया है, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, राधिका बोली। उसकी बात सुनकर सिया बस हमें सर हिला देती है और रश्मि के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। हेलो गाइज, मुझे पता है आप सब ये सोच रहे होंगे मैंने आप सभी को इस तरह से क्यों बुलाया, तो चलो मैं आप सबका डाउट क्लियर कर देता हूँ। हमारे होटल में एक काफ़ी बड़े विप गेस्ट आए हैं, जो हमारे होटल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उनका यहाँ आना और हमारे होटल में रुकना, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। मगर मैं आप सभी को बता दूँ, हमारे गेस्ट की प्राइवेसी का ध्यान रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के साथ आप सभी को काफ़ी सारी बातों का भी ध्यान रखना होगा, जिनमें से पहली बात, बिना किसी वजह से गेस्ट को परेशान नहीं करना। अगर किसी के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है तो उसे अभी अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंको, वरना उसकी एक गलती इस होटल को लेकर डूब सकती है। कोई भी ये जिद ना करे मुझे उस रूम में जाना है, जिसे मैं कहूँ वही उस रूम में जाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं। ऐसे ही मैनेजर काफ़ी सारी बात सभी को समझाता है, जिसे सुनकर टिया और राधिका दोनों का ही चेहरा लटक जाता है और उन दोनों को ही मैनेजर की बात सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ठीक है, अब आप सभी अपने अपने कामों में जा सकते हैं और मेरी बात को गांठ बांध कर याद रखना, वरना अपनी मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार होगी। इतना बोल मैनेजर भी अपने काम पर चला जाता है। मगर अब सारे आपस में बातें करने लगते हैं, कौन है ये गेस्ट, क्या ये सच में इतने ज़्यादा डेंजर है जो मैनेजर ने इतनी सारी बातें बताई? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। भाई मुझे तो अपनी जान काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, इसलिए मैं तो ऐसे ही कोई भी रिस्क नहीं लूँगी। ऐसे ही सब आपस में बातें करने लगे। सिया और रश्मि दोनों बस खामोश से अपने काम में लग जाते हैं। उसी होटल के एक बड़े से विप रूम के अंदर दो लड़के बैठे हुए कुछ फाइल को चेक कर रहे थे। कुछ देर तक काम करने के बाद मैंने अपना विला रेडी करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि हम कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाले हैं। मगर विला को रेडी करने में कुछ दिन लग सकते हैं, तब तक हमें यहीं पर रहना होगा, सोफे पर बैठा एक लड़का बोला। और दूसरा लड़का बस एक ही शब्द बोला, रात काफ़ी हो चुकी है और हमने कुछ खाया भी नहीं है, क्या मैं कुछ ऑर्डर करूं? पहला लड़का वापस से बोला, मेरे लिए रेड वाइन। दूसरा लड़का बोला, और कितना बोल? पहला लड़का होटल स्टाफ को 2 सबसे महंगी रेड वाइन की बोतल लाने का ऑर्डर करता है और दोनों ही खामोशी से बैठे होते हैं। दोनों लड़के सोफे पर सर टिकाकर ही आंखें बंद कर बैठे होते हैं। कमरे के अंदर काफ़ी कम रोशनी थी, जिस वजह से उनके चेहरे को ठीक से देखा तो नहीं जा सकता था, मगर उनकी पर्सनालिटी ही काफ़ी थी उन्हें लोगों की भीड़ में सबसे अलग साबित करने के लिए। दूसरी तरफ सिया अपने हाथ में एक ट्रे पर 2 रेड वाइन की बोतल लिए वाइन शॉप से बाहर निकली ही थी। उतने में ही कोई आकर उसका रास्ता रोक लेता है। इस तरह रास्ता रोके जाने से सिया हैरान हो जाती है और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके हाथ में पका ट्रे उससे छीन लिया जाता है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।